हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल जीसस एजुकेशन पर। देखिए बेटा, इस वीडियो में आप बात करने जा रहे हैं, हम चैप्टर नंबर 15 की हम बात करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। देखो बेटा, यहाँ पर क्या बात करी गई है, यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स मेंशन है। एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज एनवायरनमेंट। जो भी चीज़ हमारे बेटा आसपास अवेलेबल है वो सारी की सारी क्या आपकी एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती है। इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में बेसिकली हमारे बेटा दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो बायोटिक होते हैं जो एक्चुअल में क्या है लिविंग्स होते हैं, सब हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ऑर्गेनिज्म्स हो गए ना। और नॉन लिविंग में जैसे आपको पता है बेटा, यहाँ पर आपको वाटर हो गया, लैंड हो गया, एयर हो गया। दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, इनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। और इनके बीच में जो इंट्रैक्शंस होते हैं ना, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा, इकोसिस्टम बनाते हैं। ओके, अब यहाँ लिखा हुआ है इन एन इकोसिस्टम लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड विच गिव्स राइज टू द फूड चेन एंड फूड वेब्स इन नेचर। देखो बेटा, आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें आपकी हैं यूनिवर्स में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके हैं एनवायरनमेंट में, ये एक दूसरे पर ना बेटा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो वो क्या करते हैं, एक तरीके से फूड चेन फॉर्मेशन करते हैं और फूड वेव्स बनाते हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे फर्दर। ओके, यहाँ पर क्या लिखा बेटा, ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सच ए डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन। देखो बेटा, आपको पता है जिस तरीके से हमारी एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है डे बाई डेज, है ना, तो पोल्यूशन के रेट भी बढ़ता जा रहा है, एक तरीके से हम ओजोन लेयर भी हमारे वजह से डिप्लीट होती जा रही है, और ह्यूज अमाउंट में हम जो है गार्बेज का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया हमने। ओके, तो एक वक्त ऐसा आएगा बेटा कि एनवायरनमेंट हमारा बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाएगा अगर हम अभी इस को स्टेप्स फॉलो अगर नहीं करते हैं तो। ओके, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा। आगे कंटिन्यू करें, लेट्स कंटिन्यू करते हैं इकोसिस्टम की। जैसे मैंने भी आपको बताया था, ऑल द इंटरेक्टिव ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। बेसिकली होता है क्या ना बेटा, सिंपल सी बात देखो क्या है एक्चुअल में इकोसिस्टम। मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज बेसिकली क्या होता है, इंट्रैक्शंस होता है बिटवीन द बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंट्रैक्शंस है ना, लिविंग और नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में, तो उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम होता है बेटा। जैसे आप बात करें फॉरेस्ट में क्या बेटा, आपको पता है लैंड एरिया भी है, ट्रीज भी है, लिविंग ऑर्गेनिम्स भी है। पॉन्ड हो गया, पॉन्ड आपके लिए पता ही है बेटा, आपको लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए भी है और एक तरीके से नॉन लिविंग्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शंस है ना, जैसे आपको पता है बेटा, हम डिपेंड करते हैं, हम सॉइल पे डिपेंडेंट हैं, हम एयर पे डिपेंडेंट हैं, हम जो है एक तरीके से बात करें वाटर में डिपेंडेंट है। तो हमारा जो इंट्रैक्शंस है इनके साथ एबायोटिक कंपोनेंट्स, हम बायोटिक में आगे, और हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ जो इंट्रैक्शंस है ना, उसको बेसिकली हम कहते हैं इकोसिस्टम कहा जाता है। ओके, इकोसिस्टम को बेटा दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है, दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। नेचुरल इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन, जो अपने आप ही आपके नेचर में प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं नेचुरली इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, ओशन, ये आपने तो बनाई नहीं है, ये ऑलरेडी एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। ओके, तो ये चीज़ होगी, इसको कहते हैं हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। आर्टिफिशियल क्या होता है, जो मैन मेड सिस्टम है, जैसे आपके एग्जांपल क्रॉप फील्ड, ये हम खुद बनाते हैं, एक्वेरियम हम खुद बनाते हैं, गार्डन्स वगैरह हम खुद बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, दीज आर द नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आ रहे होते हैं, ठीक है, हमारे आसपास के उसमें। अच्छा बेटा, एक बात और यहाँ पर क्या मेंशन है बेटा, आपको यहाँ बोला गया है कि इकोसिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो बेटा होता है आपका एबायोटिक कंपोनेंट होता है आपका, ठीक है। दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक की बात करें तो बेटा मैंने आपको बताया था ये लिविंग से रिलेटेड होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है, और ये रिलेटेड होता है आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच से रिलेटेड होता है। ओके, और इनके बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं उसकी वजह से इकोसिस्टम डेवलप होता है। देखो बायोटिक की बात तो उसमें प्लांट्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे, एनिमल्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। और जब हम एबायोटिक की बात करें तो उसमें एयर, वाटर और लैंड आपका आ जाता है। ओके, वैसे बेटा ना इन्होंने ना 3 कैटेगरीज में और डिवाइड कर रखा है बायोटिक कंपोनेंट्स को। देखिए कैसे, इस तरीके से देखो, एक तो हो गए प्रोड्यूसर्स, जो बेसिकली क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोड्यूसर्स। बेटा ये फिल्म वाले प्रोड्यूसर नहीं है, ये वो प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स वगैरह, जो फूड प्रिपेयर करते हैं और हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स आपको पता है, जो बेसिकली क्या था, कंज्यूम्स करते हैं इनको और डिकम्पोज क्या करते हैं, सबसे लास्ट में प्रेजेंट होते हैं बेटा ये आपके किसमें, ट्रॉपिकल लेवल्स में, जो बेसिकली क्या करते हैं, सबको डिकम्पोज करते हैं, यानी कि एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिम्स कह सकते हैं। ओके, देखो बच्चे, कंज्यूमर्स में हार्बीवोर्स आते हैं, आपके कार्निवोर्स आते हैं, ऑमनीवोर्स आते हैं, पैरासाइट्स आते हैं। हार्बीवोर्स आप सभी को पता है विच डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स, जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। ऑमनीवर्स जो दोनों में डिपेंड होते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करें। पैरासाइट्स कौन से होते हैं बेटा? पैरासाइट्स के बारे में आप लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा। पैरासाइट्स वो होते हैं जो जहाँ रहते हैं ना होस्ट के पास, वहीं से न्यूट्रिशंस को इनटेक करते हैं। और डिकम्पोजर्स तो आपको पता ही बेटा, डिकम्पोज क्या करते हैं, बेसिकली आपके जो ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे आपके क्या कहते हैं प्लांट्स वेस्ट हो गया या आपका एनिमल वेस्ट हो गया या एनिमल हो गया, ठीक है, उनको डिकम्पोज करके एक तरीके से किस में कन्वर्ट करता है, सॉइल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो उनको कहते हैं हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। इट्स क्लियर नॉट? लेट्स कंटिन्यू। आगे बात करें बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? ओके दैन अभी जो हमने बात करी थी कि एक्सप्लेनेशन क्या था, इकोसिस्टम को हमने क्या था, डिफरेंशिएट किया था। अब वैसे बेटा इनके बारे में आप लिखा हुआ है, देखो मैंने आपको बताया था एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक्सेट्रा। दीज आर बेटा एबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, और बायोटिक कंपोनेंट्स में आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं सारे, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी, ये सारे बायोटिक में आते हैं। उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उससे हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब देखो क्या लिखा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, देखो न्यूट्रिशन के बेसिस पे उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर। देखो तो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रोड्यूसर्स बेसिस क्या करते हैं बेसिकली, ये क्या करते हैं सनलाइट का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, CO2 गैस का यूज़ करके, है ना, मतलब एनवायरनमेंट में जो रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट है उनका यूज़ करके अपना प्रोसेसिंग करके, जैसे ग्रीन प्लांट्स और क्या हो गया आपके, जब ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, ये क्या था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम उसको जो है डायरेक्टली इनटेक करते हैं। ओके, कंज्यूमर्स आपको पता है ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। ठीक है, आपको पता है कंज्यूमर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं आपके प्लांट्स पे। ठीक है, ओके दैट्स गुड। अब बेटा कंज्यूमर्स को मैंने आपको बताया था अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे उन्होंने, कैसे देखो, आपने ये देखो, आपने इसके बारे में भी पढ़ा था। कंज्यूमर्स बेटा आपको पता है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट्स। ठीक है, हर्बीवोर्स आपको पता है प्लांट ईटर्स, जैसे गोट हो गया, डियर हो गया। ठीक है, और जो आपको पता है कार्निवोर्स में फ्लैश ईटर्स, यानी जो मीट वगैरह खाते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं जैसे क्रोकोडाइल हो गया, टाइगर हो गया, जो दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं, वो आपके ह्यूमन बींग्स कह सकते हैं। ठीक है, और पैरासाइट्स क्या होते हैं, लीव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट, मतलब जहाँ ये रहते हैं ना बेटा वहीं से फूड को इनटेक करते हैं, जैसे लाइस हो गया, कैस्कटा हो गया। ओके, और लास्ट आपको बताया था मैंने डिकम्पोजर्स के बारे में, इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी। दिस हेल्प्स इन द रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल सोर्स। बेसिकली क्या है बेटा, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको ना सॉइल में या डिकम्पोज कर देते हैं एक तरीके से, जैसे फंगी और बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, ये क्या करता है, डिकम्पोज कर देते हैं उनको, और उसके बाद एक तरीके से नेचुरल सोर्स को रिप्लेनिश कर देते हैं। ओके, क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? वेरी नाइस। अब बात करते हैं बेटा फूड चेन की बात करते हैं। व्हाट डू मीन बाय द फूड चेन? ये फूड चेन होता क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फूड चेन की। हम बात करते हैं फूड चेन बेसिकली है क्या। देखो, फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स in which one organism eats another organisms as food। बेसिकली बेटा फूड चेन कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जिसपे ना, सपोज कीजिए ए जो है आपका बी को खाता है, ठीक है, और सी जो है ए को खाता है, ठीक है, और डी जो है सी को खाता है, तो उसको कहता है बेटा फूड चेन कहते हैं। ठीक है, वैसे जैसे यहाँ पर लिखा है बेटा, ग्रास जो है डियर खाती ग्रास को, ग्रास और डियर को कौन खाता है, लायन खाता है। ओके, तो ये होगी फूड चेन। ओके, फूड चेन बेसिकली क्या होता है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे को ईट करते हैं, खाते हैं। इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है बेटा, होता है क्या ना, फूड चेन में आपको पता है एक एनर्जी का अलग अलग लेवल होता है, जहाँ पर क्या होता है एक लेवल हो गया, दूसरा लेवल हो गया, तीसरा लेवल हो गया, चौथा लेवल, इस तरीके से हो गया ना। इस लेवल से हर एक लेवल पर बेटा क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, उससे हम कहते हैं ट्रॉपिकल लेवल्स कहते हैं। ठीक है, लेवल या वेरियस स्टेप्स होते हैं फूड चेन के, जहाँ पर एनर्जी ट्रांसमिशन होता है उसे ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका है, फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स में एनर्जी किस तरीके से ट्रांसमिशन होती है बेटा आपको, फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शन। आपको पता है फूड चेन में जो आपका ट्रांसमिशन होता है ना एनर्जी को, वो आपका यूनिडायरेक्शन होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होता है। ओके, ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट्स इनटू फूड एनर्जी। आपको पता है जब भी बेटा हम बात करते ट्रॉपिक लेवल्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या था, जो नीचे वाला लेवल आता है सबसे पहले, जिसको प्रोड्यूसर्स कहते हैं, वो क्या करते हैं एक तरीके से सिर्फ 1% जो है एनर्जी को कंज्यूम करता है सनलाइट की। ओके, फिर उसके बाद बेटा फॉलो किया जाता है 10% लो यूज़ किया जाता है। 10% लो कैसे, मतलब देखो ओनली 10% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। देखो अब 1% तो बेसिकली क्या होगा बेटा कि प्रोड्यूसर्स ने कंज्यूम कर लिया सनलाइट का, उसका भी 10% नेक्स्ट जनरेशन चला, उसका भी 10% फिर नेक्स्ट जनरेशन चला, उसका 10% भी क्या होता है आपका नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में चल जाता है आपका।
ट्रॉपिकल लेवल्स में बढ़ता जाता है, चलता जाता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। देखो इसको हम 10% लो कहते हैं। देखो क्या कह रहा है, द ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरमेंट। ओके, सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होता है, बाकी जो 90% है वो लॉस हो जाता है एनवायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट। सम अमाउंट गोज इन टू डाइजेशन, कुछ अमाउंट में डाइजेशन चल सकता है एंड डूइंग वर्क, एंड रेस्ट गोज टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ओके, ठीक है, तो 10% हो गया बट ट्रांसमिशन हो गया, उसमें से क्या होता है बाकी आपका कुछ तो डाइजेशन में यूज हुआ, कुछ उसको कुछ काम करने में यूज हुआ, कुछ आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में यूज आता है, ठीक है। एंड एवरेज ऑफ 10% ऑफ फूड ईटन इज टर्न इनटू इट्स ओन बॉडी मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट अवेलेबल लेवल टू द कंज्यूमर्स। ओके बेटा, जो फूड उसने ईट किया उसका ही 10% जो एनर्जी होती है ना बेटा, वही उसके पास बचती है नेक्स्ट लेवल के लिए, क्लियर कि नहीं बेटा। तो इसको कहते हैं हम 10% लोग कहते हैं, यानी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कि अगर सपोज कीजिए एक लेवल ने 1000 जूल्स की एनर्जी को कंज्यूम किया है, ठीक है, तो उसका 10% कितना होगा बेटा, इसका 10% 100 हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन 100 जूल्स बचेगा, फिर उसका 10% क्या होगा आपका 10 हो जाएगा, फिर इसका 10% क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि लास्ट वाले लेवल के पास एक ही जूल्स एनर्जी आएगी, लेकिन कंज्यूम कितनी की थी बेटा, 1000 की गई थी। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल लेवल्स, यानी डिफरेंट लेवल्स होता है फूड चेन्स का, जिसमें आपका क्या होता है एक तरीके से एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। ओके, दैट्स इट, नाउ लेट्स कंटिन्यू। ठीक है बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया था ना आपको कि 10% लो क्या, देखो अगर सपोज कीजिए प्रोड्यूसर्स के पास अगर 1000 किलो जूल्स थे एनर्जी, 1000, मैंने वहाँ पर जूल्स का एग्जांपल लिया था, आप इस तरीके से ले सकते हैं, देखो ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन प्रोड्यूसर, फिर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स आपके आते हैं। सपोज कीजिए 1%, यानी कि 1% जो एनर्जी कंज्यूम की प्रोड्यूसर्स ने वो थे 1000 किलो जूल्स थी, तो ऑब्वियसली बड़ा 10% क्या होगा उसका 100 जूल्स हो जाएगा, उसका 10% कितना होगा 10 जूल्स हो जाएगा, उसका 10% कितना होगा 10 किलो जूल्स हो जाएगा, उसका 10% कितना होगा 1 किलो जूल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हर एक लेवल पे क्या हो रहा है, एनर्जी क्या होती जा रही है, एक तरीके से डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना भाई। ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एनर्जी, फूड चेन कंटेन्स 3-4 ट्रॉपिक लेवल्स। ओके, अब देखो यहाँ पर एक और चीज बताई मेंशन है, वो क्या है देखते हैं, वो आपका वर्ड है, देखिए क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब ये क्या चीज है बेटा, जो क्या कहता है, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स increases with every next trophical level in a food chain. This is called biological magnification. अब बड़े बात समझना ध्यान से, कंसंट्रेशन हार्मफुल केमिकल्स, आपको पता है कि हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं किसमें, ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, और हर एक लेवल पे बेटा होता है क्या ना, ये जो इसकी कंसंट्रेशन है किसकी, हार्मफुल केमिकल्स की, ये हर एक लेवल पे बढ़ती जाती है, यानी प्रोड्यूसर्स के अंदर कम होगी, कंज्यूमर्स के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, सेकेंडरी प्राइमरी में, सेकेंडरी में और बढ़ जाएगी, टर्शियरी में हो जाती रहेगी, यानी कि जो लास्ट वाला ट्रॉपिक लेवल्स है उसके अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन है दैट विल बी वेरी वेरी हाई, ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स की कंसंट्रेशन वो वेरी वेरी हाई हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं उसको, ठीक है ना। देखो मैक्सिमम कंसंट्रेशन सच केमिकल्स गेट्स एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज एज ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। ओके, तो आपको पता है किसी भी फूड चेन में ह्यूमंस जो होते हैं सबसे ऊपर वाले लेवल पे आते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो केमिकल्स की कंसंट्रेशन किसमें होगी बेटा, वो ह्यूमंस के अंदर होगी, क्लियर, डन, दैट्स गुड। तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी आपको क्लियर हो गया। 10% लो इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपको पता होना चाहिए कि हर एक लेवल पे क्या होता है, 10% एनर्जी आपकी कंज्यूम होती जा रही है या डिक्रीज, मतलब 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है। ओके, दैट्स गुड। अब बच्चे बात करते हैं फूड वेव की बात करें। देखो जैसे आपको फूड चेन होती है बेटा, आप कह रहे हैं फूड चेन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जैसे यहाँ पर देखो लेगा प्लांट पे जो है रैबिट भी डिपेंडेंट है, माइस भी डिपेंडेंट है, ग्रास ऊपर भी डिपेंडेंट है। अब ग्रास ऊपर को बेटा फ्रॉग खा सकता है और माइस को ईगल टेक कर लेगा, ठीक है, रैबिट को भी ईगल खा लेगा, और स्नैक क्या करेंगे बेटा, फ्रॉग को भी खा सकता है, माइस को भी खा सकता है। तो मतलब देखा जाए इनडायरेक्टली जो हम सबके सब जो है किस पर डिपेंडेंट है, प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, जिनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम जो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। ओके, दैट्स गुड। अब बड़े क्या लिखा पर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, changes in the environment affect us and our activities changes the environment around us. Human activities leads to pollution, deforestation. देखो बड़ा आपको पता है सबसे बड़ा जो इशू है ना वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के साथ साथ न्यू न्यू फैक्ट्रीज जो डेवलप होती जा रही है, जितना ज़्यादा हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उतना ज़्यादा बेटा हम पॉल्यूशन की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं और डिफोरेस्टेशन भी हम करते जा रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से देखो अगर हमारी कुछ भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं ना बेटा, तो उससे क्या होता है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट भी फर्क पड़ता है। अगर हमारे एनवायरनमेंट में फर्क पड़ेगा तो बड़ा घूम फिर करके साइकिल जो है हमारे पास है क्या, और वो हमें अफेक्ट करेगी,
ठीक है, कहते हैं ना बेटा कि जो भी हम कार्य करते हैं वो घूम फिर के हमारे पास से आता है। ठीक है, अगर हम कोई गलत कार्य करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो वर्क जो हमारे पास वापस घूम करके आएगा। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर आप सपोज कीजिए ये आप हैं, अगर आप जो है अपने आसपास के इलाके में गंदगी फैलाओगे तो ऑब्वियसली बात है बेटा वहाँ पर होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे, उसकी वजह से क्या हो, बीमारियाँ डेवलप होंगी, बीमारियाँ डेवलप होने के बाद कहाँ आएंगी, वो आपके पास ही तो आएंगी। समझ बात, यानी कि एक तरीके से क्या है, हमारा जो टिट फॉर टैट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर बोलेगी बेटा, अगर जितना हम एनवायरनमेंट को क्लीन करके रखेंगे तो उतना ही हमारा जो फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हमें जो है घूमने फिरने के लिए, सांस लेने की प्योर एयर मिलेगी, है ना, और जो है सब कुछ प्योर ही मिलेगा अगर हम एनवायरनमेंट को प्योर रखेंगे तो। ओके, ठीक है, जैसे बेटा आपने देखा होगा ओजोन, देखो जैसे आपने बेटा सुना होगा ना ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा। ओके, अभी देख रहे बेटा ओजोन लेयर जो आपकी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होती जा रही थी कोरोना के टाइम पे, क्योंकि उस समय क्या काफ़ी चीज़ें फैक्टर्स सब बंद थी, है ना, आपकी जो अपने आप ही नेचुरली जो आपकी नदियाँ वदियाँ जो है वो भी क्लीन हो रही थी, है ना। लेकिन जैसे ही फिर हमारा जैसी लाइफ में हम दोबारा से लाए, फिर दोबारा से सेम चीज़, जैसे हमने साइकिल स्टार्ट किया दोबारा से बेटा, तो दोबारा सेम चीज़ करना चलना स्टार्ट हो गया, है ना। क्योंकि यहाँ पर मेंशन क्या है, ओजोन लेयर के बारे में बात करें। देखो ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सनलाइट and thus protecting living beings from many health hazards such as skin cancer, cataract, destruction of plants etc. देखो बेटा आपको पता है ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट हमारे एटमॉस्फेयर में, जो बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर को यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता सन की। ओके, इससे क्या होता है बेटा, जितने भी हैजार्ड्स होते हैं, जितनी भी हमारे हेल्थ की प्रॉब्लम्स होने वाली होती है, जैसे स्किन कैंसर, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम यानी कि मोतियाबिंद, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स का डिस्ट्रक्शन, ये सारा हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, आपको पता है ओजोन लेयर नहीं O3 हम बेसिकली बोलते हैं इसको, ओजोन कुछ नहीं बेटा O3 आपका, इसको हम ओजोन कहते हैं। is present it at higher levels of the atmosphere, that is stratosphere. It is deadly poisonous at ground level। आपको पता है बेटा ये जो ना ओजोन जो है आपको कहाँ प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। कौन सी लेयर पे, स्ट्रेटोस्फीयर पे, सबसे टॉप मोस्ट लेयर जिसे कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर पे प्रेजेंट होती है। ओके, जैसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ओके, बिकॉज ये ना बेटा एक तरीके से क्या है, डेडली पॉइजनस आपकी मतलब बहुत ही खतरनाक गैस है, अगर ये ग्राउंड लेवल पे अवेलेबल रहेगी दैट इज द हार्मफुल फॉर द हेल्थ कंडीशंस। ओके, तो एक तरीके से क्या करता है बेटा, ये सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर करके हमारे पास ट्रांसमिशन करवाता है, सो द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हमारी बॉडी को डायरेक्टली नुकसान ना पहुंचे, दैट्स द पॉइंट। ओके, दैट्स बाय ओजोन लेयर की लेयर होती है। अब क्या बेटा ओजोन जो मॉलिक्यूल हमारा है वो बनता है कैसे, देखो द हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ब्रेक डाउन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम। आपको पता है बेटा कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या करते हैं, अगर हाई एनर्जी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है वो O2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करके दो नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट का मतलब होता है इंडिविजुअल, नेसेंट मतलब होता है ना अकेला ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स में इसको ब्रेक कर देता है। These oxygen atoms then combine with the O2 molecule to form ozone molecule। फिर क्या करता है बेटा, ये जो अकेला ऑक्सीजन होता है ये O2 मोलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है और O3 बनाता है, O3 जिसको कहते हैं हम, जिसको हम ओजोन बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से बेटा ओजोन लेयर फॉर्मेशन होती रहती है, क्लियर कि नहीं। ओके, तो यानी कि होता क्या है, आपके पास जो O2 गैस है उसको ये ब्रेक डाउन करता है O2 मोलिक्यूल्स को एक ऑक्सीजन एटम में, और फिर वही ऑक्सीजन अगर O2 मोलिक्यूल्स से कंबाइन करता है तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ O3 यानी कि ओजोन लेयर बनाना शुरू कर देता है। अच्छा बेटा, अब बात है बेटा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कि ओजोन लेयर जो है किस तरीके से डिप्लीट होती जा रही है, यानी कि खत्म होती जा रही है। देखो द डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1985 एंड वॉज टर्म्ड एज ओजोन होल। बेटा सबसे पहले जो ओजोन होल देखा गया था, ओजोन लेयर का डिप्लीशन देखा था अंटार्कटिका में 1985 में, किस बेटा 1985 में। ओके, जिसको हमने बोला कि वो ओजोन होल है। ओके, आगे देखो बेटा क्या चीज़ इसमें देखिए, आगे क्या मेंशन है, this decrease was linked to excessive use of synthetic chemicals like chlorofluorocarbons CFCs which are used in refrigerator acids fire extinguisher aerosol sprays। देखो बेटा आपको पता है ये जो डिक्रीज हुआ था ना आपका ओजोन लेयर का, ये क्यों हुआ था, बिकॉज ये ना ओजोन की मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर रहा था, वहाँ से ऑक्सीजन को ले रहा था, जैसे आपको पता था बेटा, आपको बताया था ना ओजोन क्या होता है O3 होता है, तो O3 को ब्रेक करके वहाँ से ऑक्सीजन को ले लिया और को अकेला अलग कर दिया। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है ओजोन लेयर हमारी धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही थी उस टाइम पे, है ना, जहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो आपका यूज़ कर जो रेफ्रिजरेटर से निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ना AC से निकलती है, फायर एक्सटिंग्विशर्स एरोसोल स्प्रे से सबसे निकलती है ना,
ठीक है, तो ये थी आपके। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी यूनेप सक्सीड इन फॉर्जिंग एन एग्रीमेंट टू स्टॉप CFC प्रोडक्शन 1986 लेवल्स क्योटो प्रोटोकॉल बाय ऑल कंट्रीज। देखो बेटा क्या ना, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो था वो ना सक्सीड हो गई थी इस बात में एग्रीमेंट लाने के लिए कि CFC का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जानी चाहिए 1986 लेवल्स, ठीक है, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया था। ठीक है, इस प्रोटोकॉल को सभी कंट्रीज़ को फॉलो करना पड़ेगा ताकि CFC का जो अमाउंट है वो बंद हो जाए, बैन हो जाए CFC। ओके, सो दैट ये ओजोन लेयर हमारे जो है डिप्लीट होना बंद हो जाए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली हमारी स्किन पे पड़ेगी, जेनेटिकली डिसऑर्डरनेस हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है और काफ़ी जो है बीमारियाँ देखने को मिल सकती हैं। ओके, अब देखो बच्चे बात करते हैं, आगे टॉपिक पढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पर एक बड़ा टॉपिक आता है, देखिए बच्चे यहाँ पर क्या टॉपिक है आपका, अब यहाँ पर एक टॉपिक आपका आता है गार्बेज डिस्पोजल। जो आप घरों से जो निकलने वाला कूड़ा है, ठीक है, उनको हम कैसे डिस्पोज करें, घरों से, फैक्ट्री से, जो भी आपका गार्बेज आपका है ना। इंप्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल्स हैव रिजल्टेड इन एक्यूमुलेशन लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। देखो बट जैसे जैसे हम अपनी जो है मैंने बताया ना आपको कि जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही हमारे पास जो है बेटा हम जो है गार्बेज का अमाउंट भी बढ़ाते जा रहे हैं और पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, आपको पता ही है। गार्बेज कंटेंट्स फॉलोइंग टू टाइप्स में, आपको पता है गार्बेज दो तरीके से होते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो आपको पता है कुछ बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है या गार्बेज होता है वो सब्सटेंसेस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा जल्दी से डिकम्पोज किए जाते हैं। जैसे फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के पिल्स हो गए, कॉटन हो गए, जूट हो गया, डंग हो गया, काउ डंग है ना, ह्यूमन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, पेपर एक्सेट्रा, ये सब क्या बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जिनको जो आसानी से हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स जो है वो को डिकम्पोज करके जो है किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक तरह सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, और न्यूट्रिशंस वैल्यू बढ़ा देते हैं सॉइल की। कुछ बड़ा नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, तो ये ऐसे वेस्ट होता है जो डिकम्पोज नहीं होता है और एटमॉस्फेयर में यानी कि वैसे ही प्रेजेंट रहेगा आपके सॉइल पे, जैसे प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, मेटल्स हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, सारे क्या ना ऐसी चीज़ें हैं बेटा जो एक तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाती बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स। ओके, और विच आर बेसिकली हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर क्या लिखा बेटा, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं, एक तरीके से एक एंजाइम को रिलीज करते हैं जो डिकम्पोज करते हैं मटेरियल, बट दिस एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शंस, दैट्स व्हाई एंजाइम्स कैन डिकम्पोज ऑल द मटेरियल। ठीक है, तो बट आपको पता है ना कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं, एक एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और बेटा वो एंजाइम्स भी क्या होता है आपके ना स्पेसिफिक होते हैं। ओके, और स्पेसिफिक होते हैं यानी कि कुछ ही पार्टिकुलर कंपोनेंट्स को ही डिकम्पोज कर सकते हैं, सबको डिकम्पोज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बड़ा यहाँ पर क्या ना हमारे पास कुछ मेथड है वेस्ट डिस्पोजल के। पहला मेथड क्या है, बायोगैस प्लांट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड इन बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्यूर। देखो आपको बायोगैस और मैन्यूर का मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है ना बेटा, आपको पता है काउ डंग हो गया या जो आपका एनिमल वेस्ट हो गया, प्लांट्स वेस्ट हो गया या फ्रूट्स वेस्ट हो गया ना, उन सबको क्या करते हैं एक तरीके से हम यूज़ करते हैं, उसको हम डिकम्पोज करके एक तरीके से बायोगैस और मैन्यूर बनाने में हेल्प करते हैं। क्या तो ये कर सकते हैं बेटा आप ना। दूसरा क्या, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू द रिवर्स। आपको पता है जो वाटर फैक्ट्रीज वगैरह से निकल रहा है उसको बेटा क्लीन करना जरूरी है, सीवेज वाटर को, तभी जाकर के उसका वाटर ट्रीटमेंट होना जरूरी है। अदरवाइज वो जो है एक तरीके से ना एक्वेटिक लाइफ को भी नुकसान पहुंचाएगा और जो उसको इनटेक कर रहे हैं रिवर्स वाटर को तो उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। तीसरा बेटा आपका आता है लैंड फिलिंग। द वेस्ट आर बरीड इन लो लाइंग एरियाज एंड आर कंपैक्टेड बाय रोलिंग विथ बुलडोजर। ओके, आपको पता है जो लो लाइंग एरियाज होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, लैंड फिलिंग्स कर दी जाती है। ठीक है, और कुछ जैसे कुछ आपके जो है ना बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो तो वहाँ पर डिकम्पोज आते हैं। ठीक है, ओके। चौथा पॉइंट बेटा क्या, कंपोस्टिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन अ कंपोस्ट पिट एंड कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। आफ्टर अबाउट 3 months गार्बेज चेंजेस टू मैन्यूर। आपको पता है कंपोस्टिंग कर सकते हैं, में कंपोस्टिंग वगैरह करके ना, यानी कि उस गार्बेज का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से मैन्यूर फॉर्मेशन कर सकते हैं। रिसाइकलिंग कर सकते हैं, जो कुछ आपको पता है ना नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जिनको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं बेटा आप। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को हमें क्लीन रखना है तो कुछ चीज़ों को हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, होता है। इट इज़ कन्वेंशनल टेक्निक टू यूज़ एन आइटम अगेन, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर फॉर मेकिंग एनवलप्स। ओके, न्यूज़पेपर का हम यूज़ कर सकते हैं एनवलप बनाने के लिए।
ओके, तो काफ़ी जगह पे हम जो है उन चीज़ों को रीयूज़ करें तो बेटर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, और हमारे पास 6 पॉइंट देखें, 7 पॉइंट बेटा हमारे पास क्या है, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या होता है, इट इज़ द वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट आर डिस्क्राइब्ड एज थर्मल ट्रीटमेंट। इट कन्वर्ट्स द वेस्ट इनटू एश मैन, इट इज यूज टू ट्रांसफॉर्म मेडिकल वेस्ट। ठीक है बेटा, इसमें इंसिनरेशन में क्या होता है कि एक तरीके से ये थर्मल ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि उसको जो है ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी जला सकते हैं एक तरीके से क्या है ना। तो जैसे ज़्यादातर मेडिकल जो वेस्ट होता है ना उसको बेटा इस आपका जो है इसी तरीके से उसको डिकम्पोज किया जाता है, इसी तरीके से उसको क्या कहते हैं ऐश यानी कि राख की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इंसिनरेशन जिसे हम कहते हैं। ओके, लेकिन बेटा एक तरीके से क्या है ना, ये एनवायरनमेंट को पोल्यूशन करने एयर पोल्यूशन करने में जो है एक तरीके से ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है। ओके, तो आई होप बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये सारे बेटा सब कुछ मेथड्स थे वेस्ट को डिस्पोज करने के। ठीक है, ताकि हम एनवायरनमेंट को क्लीन एंड ग्रीन बना सकें। ओके, तो बेटा आई थिंक आपको ये चैप्टर 25 समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके, और बेटा अगर आपको लगता है किसी और चैप्टर में आपको कन्फ्यूजन है तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।